दोस्तों आज से करीब 80 साल पहले अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के एक बिल्डिंग के बाहर 50 देशों के झंडे एक साथ लहराए गए। उस बिल्डिंग का नाम था यूनाइटेड नेशंस और वो फ्लैग उन 50 देशों के थे जो यूनाइटेड नेशंस के फाउंडिंग मेंबर्स थे। इन देशों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुई तबाही को ध्यान में रखते हुए बड़े लेवल पर ह्यूमन सफरिंग्स को रोकने का संकल्प लिया और उसी संकल्प का नाम था यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। और इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस था पूरी दुनिया में युद्ध को रोकना और शांति को बनाए रखना। लेकिन एक बार रुकिए, क्या 1945 यानी यूएन के बन जाने के बाद दुनिया में युद्ध होना बंद हो गए? जवाब है नहीं। दोस्तों आपको बता दूं कि 1946 के बाद से करीब 250 से ज्यादा आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो चुके हैं और ये डेटा खुद यूनाइटेड नेशंस का ही है। लेकिन क्या यूनाइटेड नेशंस हर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट को रोकने में सफल रहा है? जवाब फिर से वही है, नहीं। कुछ मामलों को छोड़ दें तो यूनाइटेड नेशन जिस पर्पस के लिए बनाया गया था वो उसमें कभी भी सक्सीड होता नजर नहीं आया है। खासतौर से 1994 में हुए रवांडा जेनोसाइड के बाद से, जिसे यूएन कंट्रोल करने में फेल रहा था। रिजल्ट ये हुआ कि इस जेनोसाइड में करीब 8 लाख लोगों की जाने गई और ये रवांडा जेनोसाइड कोई लास्ट नहीं था। इसके बाद ऐसे कई सारे आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशंस के लोग अपनी बिल्डिंग्स में केवल मीटिंग्स और वोटिंग्स करते रहे हैं। रिजल्ट जीरो। दोस्तों इसीलिए 20th सेंचुरी का सबसे जरूरी ऑर्गेनाइजेशन आज 21st सेंचुरी में पूरी तरह से इररिलेवेंट नजर आ रहा है। और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों यूनाइटेड नेशन को एक फेलियर कहा जा रहा है, क्यों यूएन रशिया और यूक्रेन या इजराइल पैलेस्टाइन के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म नहीं करवा पा रहा है, इसके फेलियर के पीछे कैसे अमेरिकन इन्फ्लुएंस इन्वॉल्व है और कैसे ये ऑर्गेनाइजेशन अपने बायसेस की वजह से इररिलेवेंट हो रहा है। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंत तक मिलेंगे, तो वीडियो पूरा जरूर देखें। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी आप सबको ऑफर कर रहा है अपना प्रीमियम अनअकैडमी यूपीएससी सब्सक्रिप्शन अगले 7 दिनों के लिए बिल्कुल फ्री। और दोस्तों इसमें आपको मिलेगा सारे ऑनलाइन कोर्सेज और बैचेस का एक्सेस बिल्कुल फ्री, नोट्स फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स और एक्सेस टू सारी टेस्ट सीरीज फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस बिल्कुल फ्री। तो अभी जाइए और एनरोल करिए दोस्तों, क्योंकि हमारे नए बैचेस भी जल्द ही शुरू हो रहे हैं और क्योंकि ये ट्रायल ऑफर वैलिड है केवल 3 सितंबर तक। तो बिल्कुल भी इस ऑफर को मिस आउट मत करिए दोस्तों, और अभी जाइए और ये फ्री सब्सक्रिप्शन लीजिए। और चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले जरा ये समझ लेते हैं कि यूनाइटेड नेशंस का इतिहास क्या है और इसे क्यों बनाया गया था। हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। दोस्तों दुनिया में युद्ध का इतिहास बहुत ही पुराना है, लेकिन शांति का इतिहास बहुत ही नया। इसीलिए दुनिया के बड़े देशों को पीस मेंटेन करने का ख्याल तब आया जब लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तबाही देखी, जिसके बाद अमेरिका के 28th प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन की लीडरशिप में सबसे पहले लीग ऑफ नेशन को एस्टैब्लिश किया गया। और ये ऑर्गेनाइजेशन 10 जनवरी 1920 को पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के बाद फाउंड की गई। ये ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका काम था वर्ल्ड पीस को मेंटेन करना। और दोस्तों आज का यूनाइटेड नेशंस इसी का एक अपडेटेड वर्जन है। लेकिन 1920s में एस्टैब्लिश हुआ लीग ऑफ नेशन 2 डेकेड भी सर्वाइव नहीं कर सका और 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, जो 1945 तक चला, जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से 2 गुना ज्यादा डेथ्स रिकॉर्ड किए गए। और इसी वजह से ड्यूरिंग वॉर ही यूनाइटेड नेशंस की फॉर्मेशन शुरू हो गई थी। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड के बाद 24 अक्टूबर 1945 को अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन और फ्रांस जैसी 50 से ज्यादा कंट्रीज ने एक साथ मिलकर सैन फ्रांसिस्को में एक डॉक्यूमेंट पर साइन किया, जिसमें विश्व शांति के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन फाउंड करने की बात कही गई थी, जिसे आज चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कहा जाता है। दोस्तों इस चार्टर में टोटल 70 आर्टिकल्स हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 1। लेकिन आखिर आर्टिकल 1 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो आर्टिकल 1 की इंपॉर्टेंस है क्योंकि उसमें लिखा है ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स एंड दे आर एंडाउड विद रीजन एंड कॉन्शियस एंड शुड एक्ट टुवर्ड्स वन अनदर इन स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड। यानी एक तरह से ये आर्टिकल दुनिया भर में भाईचारा और शांति बनाने की बात कर रहा है। इसीलिए अगर 2 कंट्रीज या 2 ग्रुप्स के बीच आर्म कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसे इंटरनेशनल लॉज की हेल्प से सॉल्व करना यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन आज लगभग 30,000 करोड़ के एनुअल बजट और 190 प्लस कंट्रीज के सपोर्ट के बावजूद यूनाइटेड नेशंस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने में नाकामयाब साबित होता है। और चलिए अब यूएन के इन फेलियर्स को डिटेल में समझते हैं। Why UN became a failure? यूएन के फेलियर की शुरुआत 1994 में ही रवांडा जेनोसाइड के साथ हो गई थी। रवांडा बेसिकली सेंट्रल अफ्रीका में एक छोटा सा देश है जिसमें 3 मेजर कम्युनिटीज पीसफुली रहा करती थी और इन्हें तुत्सी, हुतू और त्वा के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब जर्मन्स और बेल्जियंस ने रवांडा को अपनी कॉलोनी बनाया तो उन्होंने तुत्सी को सुपीरियर रेस और हुतू को इंफीरियर रेस में डिवाइड कर दिया, जिसकी वजह से
हुतू कम्युनिटीज के बहुत सारे बेसिक राइट्स छिन गए और इसी वजह से हुतूज और तुत्सीज के बीच एक सिविल वॉर शुरू हो गई, जिसे 4 अगस्त 1993 को एक पीस अकॉर्ड की मदद से खत्म किया गया। लेकिन ये अकॉर्ड ज्यादा दिन नहीं चला और उसके एक साल के अंदर ही 7 अप्रैल 1994 को रवांडन जेनोसाइड की शुरुआत हो गई। विद इन 3 मंथ्स 8 लाख लोगों की हत्या कर दी गई और जिसमें ज्यादातर लोग तुत्सी कम्युनिटी के थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हैरानी वाली बात यह है कि रवांडा में जेनोसाइड यूनाइटेड नेशन की प्रेजेंस में हुआ ये कि 1993 में अकॉर्ड साइन हो जाने के बाद से ही यूनाइटेड नेशंस की यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंस फॉर रवांडा यानी UNAMIR रवांडा में ही मौजूद थी और ये बेसिकली अकॉर्ड के इम्प्लीमेंटेशन का काम कर रही थी। लेकिन जेनोसाइड की शुरुआत में ही UN के रवांडन असिस्टेंस की हत्या कर दी गई और UN उसके अगेंस्ट भी कुछ नहीं कर सका। और दोस्तों, यही वो इवेंट था जब पहली बार यूनाइटेड नेशन किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बजाय एक लाचार NGO की तरह नजर आया। दोस्तों, हमने देखा कि किस तरीके से UN की प्रेजेंस में रवांडन जेनोसाइड हुआ। अब हम क्विकली देखते हैं कि कैसे UN की इग्नोरेंस की वजह से सोमालिया में सिविल वॉर हुआ। दोस्तों, सोमालिया ईस्ट अफ्रीका का एक देश है जहां 1991 से लेकर अब तक एक सिविल वॉर चल रही है और इसी सिविल वॉर को खत्म करने के लिए यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग मिशन की शुरुआत 1992 में हुई। लेकिन UN के इस पीस कीपिंग मिशन का फेलियर सोमालिया में 5 लाख सिविलियंस की मौत का कारण बना। और दोस्तों, ये तो बात हुई अफ्रीकन कंट्रीज में UN के फेलियर्स की, लेकिन UN 1995 में ही यूरोप में भी एक बड़े मैसेकर को रोकने में नाकामयाब रहा। और यहाँ हम बात कर रहे हैं सेब्रेनित्सा मैसेकर की। 1992 में यूगोस्लाविया के विभाजन के समय बोस्नियन मुस्लिम और क्रोएशियन लोगों ने इंडिपेंडेंस के लिए करवाए गए रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह के फेवर में वोट किया, जबकि वहाँ की सर्ब पॉपुलेशन ने इस रेफरेंडम का बहिष्कार कर दिया। इसी बात को लेकर सर्ब पॉपुलेशन और वहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, जिस वजह से दोनों कम्युनिटीज के लोगों ने एक दूसरे के लिए हथियार उठा लिए और बोस्निया में सिविल वॉर शुरू हो गया। इस दौरान UN ने बोस्निया में सेब्रेनित्सा नाम के एक टाउन को इस सिविल वॉर के बीच एक सेफ जोन डिक्लेयर किया, जहां पर बोस्निया के मुस्लिम्स UN के वादे पर विस्थापित होकर चले गए। लेकिन 11 जुलाई 1995 को सर्ब मिलिट्री ने सेब्रेनित्सा में एंटर कर कई सारे मुस्लिम्स की हत्या कर दी, वो भी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा डिक्लेयर किए गए एक सेफ जोन के अंदर। दोस्तों, इस पूरी घटना में UN ना तो सर्ब मिलिट्री को डीमिलिटराइज कर पाया, ना ही उनके अगेंस्ट कोई मिलिट्री एक्शंस ले पाया, जिसकी वजह से 8000 मुस्लिम्स मारे गए और यूनाइटेड नेशंस तमाशा देखते रह गया। दोस्तों, ये तो रहे 20th सेंचुरी के फेलियर्स। अब अगर 21st सेंचुरी के कुछ फेलियर्स का एग्जाम्पल देखें तो इराक इन्वेजन, सीरियन सिविल वॉर, साउथ सुदान सिविल वॉर, येमेन सिविल वॉर और रोहिंग्या क्राइसिस ऐसे मेजर इवेंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए जिन्हें रोकने में UN पूरी तरह से एक फेलियर साबित हुआ। और इस तरह से देखा जाए तो 21st सेंचुरी के हर मेजर कॉन्फ्लिक्ट में UN का रोल अंपायर की बजाय 12th मैन का रहा है। जिसका सबसे रीसेंट एग्जाम्पल देखें तो रशिया यूक्रेन वॉर के करीब 2 साल हो गए हैं और इस वॉर में फरवरी 2022 से फरवरी 2024 के बीच यूक्रेन के 10,000 से ज्यादा सिविलियंस अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद यूनाइटेड नेशंस अब तक दोनों देशों के बीच पीस मेंटेन नहीं करवा पा रहा है, जिसका खामियाजा ग्लोबलाइजेशन की वजह से पूरी दुनिया भुगत रही है। दोस्तों, रशिया यूक्रेन के मामले में इररेलेवेंट हुए UN के पास इजराइल एंड पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में खुद को साबित करने का मौका था, लेकिन अभी जनवरी 2024 तक गाजा के करीब 24,620 लोग मारे जा चुके हैं और इजराइल को रोकने में UN पूरी तरह से फेल हुआ है। एलिगेशंस ऑन यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस में जब गाजा में मारे जाने वाले 100+ यूनाइटेड नेशन वर्कर्स के बारे में सवाल उठाया गया, तब इजराइल ने उल्टा UN को ही घेर लिया। इजराइल ने UN में कहा कि उनके वर्कर्स गाजा में हमास के सपोर्टर्स थे और अब इजराइल किसी कीमत पर ऐसे लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। और इससे आप समझ सकते हैं कि UN कितना पावरलेस है कि इजराइल जैसा देश UN में ही खड़ा होकर UN को ही ब्लेम कर रहा है। और ये कोई पहली बार नहीं है जब यूनाइटेड नेशंस के वर्कर्स और सोल्जर्स पर अनएथिकल प्रैक्टिसेस के इल्जाम लगे हैं। इससे पहले भी 2004 से 2007 में जब UN पीस कीपिंग मिशन सुदान में चल रहा था, तब UN ट्रूप्स पर सेक्सुअल अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन और रेप के इल्जाम लगे थे। 100 से ज्यादा UN सोल्जर्स को खुद UN ने सेक्सुअल ऑफेंसेस में इन्वॉल्व होने की वजह से वापस भेज दिया था, लेकिन कभी भी उन UN सोल्जर्स पर कोई चार्जेस नहीं लगे। दोस्तों, इस तरह से ये सभी इवेंट्स ना सिर्फ UN के फेलियर को दिखाते हैं, बल्कि ये समझने में हेल्प करते हैं कि 21st सेंचुरी में UN कैसे इररिलेवेंट होता जा रहा है। पर अभी भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अपने पर्पस में लगातार फेल क्यों हो रही है। और दोस्तों, इस सवाल का अगर एक ठोस जवाब मैं दूं तो UN के फेल होने के पीछे कहीं ना कहीं UN में अमेरिकन डोमिनेंस और खुद UN की हिपोक्रेसी का बड़ा हाथ है। कैसे, आइए समझते हैं।
अमेरिकन डोमिनेंस इन द यूनाइटेड नेशंस। दोस्तों, यूएन में अमेरिकन डोमिनेंस को आप इसी तरह से समझ सकते हैं कि अगर हम रशिया और चाइना को छोड़ दें तो यूएन के फाउंडिंग मेंबर्स में ज़्यादातर वही कंट्रीज थी जो यूएसए की आइडियोलॉजी को फॉलो करती थी। इसके साथ यूएन के हेडक्वार्टर्स का न्यूयॉर्क में होने का असर भी यूनाइटेड नेशंस पर पड़ता है। बात करें अगर डोनेशन की, तो यूनाइटेड नेशन में सबसे ज़्यादा फंड देने वाली कंट्री भी अमेरिका ही है और यूएन की जनरल बजट में करीब 22 से 25% भी अमेरिका ही कंट्रीब्यूट करता है। ऐसे में जो देश यूएन को सबसे ज्यादा डोनेशन देता है उसका डोमिनेंस तो क्लियरली यूएन पे पड़ेगा ही। और इसे ही चलिए कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। सबसे पहले वियतनाम वॉर में यूनाइटेड नेशंस अमेरिका के डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व होने की वजह से ही वियतनाम और अमेरिका के बीच में नहीं आया। इसके साथ ही जब इराक पर अमेरिका ने हमला किया और बहुत से लोग मार दिए, तब भी अमेरिका के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस ने कोई एक्शन नहीं लिया। यूएन पर अमेरिकन इन्फ्लुएंस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इजराइल, जो अमेरिका का सबसे क्लोज एलाई है और जिसकी मदद से अमेरिका यूरोप और मिडिल ईस्ट में अपनी डोमिनेंस को बढ़ा पाया है। इसीलिए इजराइल जब भी कॉन्फ्लिक्ट में इंटरनेशनल लॉ को ब्रेक करता है तो उसके खिलाफ भी यूनाइटेड नेशंस कोई एक्शन नहीं लेता है। इन्फ्लुएंस ऑफ अमेरिकन वेपन इंडस्ट्री। दोस्तों, अमेरिकन इन्फ्लुएंस को अगर दूसरे एंगल से देखें तो 21वीं सेंचुरी में जहां भी सिविल वॉर हुई वहां पर इस्तेमाल किए जाने वाले वेपन्स मैक्सिमम अमेरिकन कंपनीज द्वारा बनाए गए थे। आज अमेरिका दुनिया भर में $238 बिलियन का वेपन एक्सपोर्ट करता है और वेपन एक्सपोर्ट के मामले में नंबर 1 है। ऐसे में अमेरिका में वेपन की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिससे डायरेक्ट अमेरिका की पॉलिटिक्स भी जुड़ी हुई है। अब अगर यूएन हर जगह के कॉन्फ्लिक्ट्स को टाइम से खत्म कर देगा, पूरी दुनिया में पीस मेंटेन रहेगी, तो अमेरिका की वेपन इंडस्ट्री कैसे सर्वाइव करेगी? कई आलोचकों का कहना है कि यूएन ऐसे हर कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने में फेल हुआ है जहां पर अमेरिकन वेपन्स का इस्तेमाल हो रहा है। ये तो रही बात अमेरिका के यूनाइटेड नेशंस के ऊपर के डोमिनेंस की, लेकिन दोस्तों यूएन के इररिलेवेंट होने में उसके बायसेस और हिपोक्रेसी का भी एक बड़ा रोल है। और इसे आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हिपोक्रेसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन। दोस्तों, हुआ ये था कि 1974 में यूएन ने साउथ अफ्रीका को उसके रंग भेद की नीति की वजह से सस्पेंड कर दिया था, क्योंकि 1948 में साउथ अफ्रीका में एक पॉलिसी बनी थी जिसकी मदद से साउथ अफ्रीका की वाइट गवर्नमेंट ब्लैक पॉपुलेशन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट कर रही थी। और ये तब हो रहा था जब साउथ अफ्रीका की टोटल पॉपुलेशन के 3/4 ब्लैक लोग ही थे। उसके बावजूद सारा बेनिफिट वाइट पॉपुलेशन को ही मिलता था। लेकिन वही रशिया ने जब यूक्रेन की सॉवरेनिटी पर अटैक किया और उसके रीजन को अपने कब्जे में ले लिया तो यूएन उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले पाया। ऐसा इसलिए क्योंकि रशिया यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर है और उसके पास वीटो पावर है जिसकी मदद से वो यूएन के किसी भी डिसीजन को बदल सकता है। यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स के इशारों पे चलने वाला ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है जो बाकी देशों के खिलाफ तो एक्शन ले लेगा, लेकिन जिन मामलों में ये 5 देश डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर इन्वॉल्व होंगे उसमें यूएन इररिलेवेंट साबित हो जाएगा। कंक्लूजन, एक तरह से देखें तो यूनाइटेड नेशंस आज कुछ देशों के लिए सिर्फ एक प्रमोशनल स्टेज बनकर रह गया है जहां से वो अपनी आइडियोलॉजी को दुनिया भर में प्रमोट करते हैं और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि यूनाइटेड नेशंस का होना या ना होना एक बराबर है। और आज यूनाइटेड नेशंस एक फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल बन चुका है जो अमेरिकन डोनेशंस और उसकी वेपन इंडस्ट्री की डोमिनेंस की वजह से अमेरिका का पपेट बन चुका है। और ये था इस वीडियो का एंड। कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।